अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्मॉल इंटेस्टाइन का जिक्र करने वाले हैं। इससे कबल की वीडियोस के अंदर हम स्टमक तक ये पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से डाइजेशन का प्रोसेस स्टमक के अंदर हो रहा है। तो अब हम बात करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में लिखा हुआ है, स्टमक इज़ फॉलोड बाय अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्टमक के बाद जो एक बड़ी सी कॉइल्ड ट्यूब आती है उसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। इट इज़ अबाउट 6 मीटर्स लॉन्ग। इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर्स तक लंबी है। और 6 मीटर तक लंबा होने का मतलब है कि ये तकरीबन 20 फीट तक बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकता है। हम वैसे इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कह रहे हैं, और लेंथ में देखा जाए तो ये लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ी होती है। तो लेंथ वाइज स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ बिगर देन द लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन इसे स्मॉल इंटेस्टाइन हम इसके डायामीटर के हवाले से कह रहे हैं। और लिखा हुआ है एंड 3 to 4 सेंटीमीटर वाइड। इसका जो डायामीटर है वो 3 से 4 सेंटीमीटर तक का होता है। इन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन रीजन्स। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे छोटा हिस्सा और पहला हिस्सा उसे डुडेनम कहते हैं, फिर उसके बाद जिजोनम, उसके बाद है लास्ट हिस्सा जिसको इलियम कहा जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ओवरऑल इन्वॉल्व इन कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड आल्सो द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन। जो स्टमक के बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा था वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड था, पार्शली डाइजेस्टेड था। उसको मुकम्मल करने का काम जो है, मुकम्मल डाइजेशन का काम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। और उसके बाद उस खाने को ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब करने का काम भी स्मॉल इंटेस्टाइन का होगा। तो सबसे पहले इसे डुडेनम का जिक्र करते हैं। तो लिखा हुआ है द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डुडेनम विच इज़ शॉर्ट इन लेंथ। लेंथ में कम होता है। इट इज़ अबाउट 30 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। इसकी जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है। एंड अटैच विद पाइलोरिक स्टमक। और स्टमक के जिस रीजन के साथ जुड़ा होता है वो है पाइलोरिक रीजन। और आगे लिखा हुआ है एट द जंक्शन ऑफ दीज टू देयर इज़ अ वाल्व पाइलोरिक स्फिंक्टर, कि जहाँ पर स्टमक ख़त्म होता है और डुडेनम शुरू होता है, इनके बीच में एक समझ ले दरवाजे की तरह से एक मसल्स मौजूद है जिन्हें पाइलोरिक स्फिंक्टर कह रहे हैं। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर का काम ये होगा कि स्टमक से मटेरियल को ये दाखिल कर देगा डुडेनम के अंदर। आगे लिखा हुआ है द डुडेनम फॉर्म्स सी शेप्ड कर्व्स। जो डुडेनम है वो हमें सी शेप्ड के कर्व्ड स्ट्रक्चर में नज़र आता है, सी शेप के मुड़े हुए स्ट्रक्चर में नज़र आता है। इस तस्वीर के अंदर आप एसिडिक काइम को डुडेनम के अंदर दाखिल होता देख रहे हैं। तो ये जो है डुडेनम है और ये पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। उसके अलावा पेनक्रियाज जो हैं वो भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और उसके अलावा जो गाल ब्लेडर है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले से डुडेनम के साथ में जुड़ा हुआ है। पेनक्रियाज से आएंगे पेनक्रियाटिक जूसेस और गाल ब्लेडर से आएगा बाइल। याद रखिएगा कि ये दोनों ट्यूब्स एक ही रास्ते से दाखिल हो रही, तो इसे हम हेप्टोपेनक्रियाटिक डक्ट कह रहे हैं, क्योंकि लिवर का प्रोडक्ट भी यहाँ से आ रहा है और पेनक्रियाज का प्रोडक्ट भी यहीं से आ रहा है। एक और तस्वीर में देखें तो यहाँ आपको ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है सबसे पहला हिस्सा डुडेनम जो सी शेप कर्व्ड है। फिर उसके बाद येलो कलर से जो है जिजेनम को दिखाया हुआ है, और फिर लास्ट में जो है दिखाया हुआ है इलियम को। तो सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो हमारे पास मौजूद है जो कि है इलियम, और जो दूसरे नंबर पे हिस्सा है वो है जिजेनम, और सबसे छोटा हिस्सा वो है हमारे पास डुडेनम। आगे लिखा हुआ है इट्स इनिशियल पार्ट्स फॉर्म अ बल्क लाइक डायलेशन द डुडेनल ब्लब। अब इस डुडेनम के शुरुआत में एक फूला सा हिस्सा मौजूद होता है और इसे डुडेनल ब्लब कह रहे होते हैं। द डुडेनम रिसीव्स अ कॉमन बाइल डक्ट एंड अ पेनक्रियाटिक डक्ट opening by a common aperture through which the secretions bile and pancreatic juices are received from liver and pancreas। यहाँ वही बात हो रही है कि जो डुडेनम है उसके अंदर एक ट्यूब आ रही है, और वो एक ट्यूब जो है वो पेनक्रियाज की प्रोडक्ट को भी लेकर आ रही है, पेनक्रियाटिक जूसेस को भी, और वो लिवर के प्रोडक्ट को भी लेकर आ रही है जिसको हम बाइल कह रहे हैं। याद रखिएगा, लिवर बाइल बनाता है लेकिन वो स्टोर नहीं करता। बाइल जो है वो चली जाती है गाल ब्लेडर के पास में, फिर गाल ब्लेडर से वो आती है डुडेनम के अंदर। तो लिखा हुआ है द बाइल इज फाउंड बाय द लिवर एंड स्टोर्ड इन द गाल ब्लेडर। तो आगे लिखा हुआ है कि किस तरह से गाल ब्लेडर जो है वो बाइल को भेज देता है डुडेनम के अंदर, और किस तरह से पेनक्रियाज जो है वो अपने पेनक्रियाटिक जूसेस को भेज देती हैं।
तो एक हार्मोन का जिक्र है जिसका नाम यहाँ पर वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कोलेसिस्टोकाइनिन। ये कोलेसिस्टोकाइनिन जब रिलीज़ होगा डुडेनम से तो फिर गाल ब्लेडर भी कांटेक्ट होगा और फिर वहाँ से जो है पहुँचेगा बाइल, और इसी तरह से पेनक्रियाज जो है वो भी पेनक्रियाटिक जूसेस को भेजेंगे। तो यही बात लिखी हुई है, स्टिमुलेशन ऑफ गाल ब्लेडर टू रिलीज बाइल टेक्स प्लेस बाय द पेप्टाइड हार्मोन ऑफ डुडेनम cholecystokinin which also plays a role in pancreatic stimulation to secrete its pancreatic juice. Upon stimulation of the gallbladder, bile is released into the cystic duct which is connected with the common bile duct before finally reaching the duodenum. तो गाल ब्लेडर बाइल को भेज देगा सिस्टिक डक्ट में और फिर वो एक कॉमन बाइल डक्ट के साथ जुड़ जाएगा। लिखा हुआ है आगे, द पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन ऑफ एसिटिक काइम दैट इंटर द डुडेनम सर्व एज अ मेजर स्टिमुलस फॉर कोलेसिस्टोकाइनिन सीक्रेशन। कोलेसिस्टोकाइनिन कब रिलीज होगा? जब काइम जो है वो पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम के अंदर। डुडेनम के अंदर जैसे ही काइम पहुंचेगा कोलेसिस्टोकाइनिन सीक्रेट होगा और कोलेसिस्टोकाइनिन के सीक्रेशन से फिर बाइल भी पहुंचेगा और पेनक्रियाटिक जूसेस भी पहुंचेंगे। On the other hand, cholecystokinin also stimulate acinar cells of the pancreas to secrete large amount of the pancreatic juices. तो यही बात लिखी हुई है कि पेनक्रियास के वेसल्स होते हैं, बीटा सेल्स अलग होते हैं, अल्फा सेल्स अलग होते हैं। बीटा सेल इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, अल्फा सेल जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ग्लूकेगॉन को, और एक और सेल्स हैं जिनको एकिनर सेल्स कह रहे हैं, ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं पेनक्रियाटिक जूसेस को। याद रखिएगा जो पेनक्रियास है वो हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन है। अगर सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में है तो फिर वो ग्लैंड एंडोक्राइन कहलाता है, लेकिन अगर वो चीज़ें भेज रहा है एक ट्यूब के ज़रिए से, डक्ट के ज़रिए से, तो उसे हम एक्सोक्राइन कहेंगे। यहाँ जो पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है वो एक ट्यूब के ज़रिए से आ रहा है, तो इसीलिए हम इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड यहाँ पर कह रहे हैं। और वो सेल्स जो प्रोड्यूस करेंगे पेनक्रियास को, उनका नाम लिखा हुआ है एकिनर सेल्स। आगे लिखा हुआ है, बिसाइड कोलेसिस्टोकाइनिन द सेल्स ऑफ डुडेनम आल्सो सीक्रेट अनदर हार्मोन सीक्रेटिन विच एक्ट अपॉन पेनक्रियास टू सीक्रेट वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। एक और हार्मोन जो है मौजूद है जिसका नाम सीक्रेटिन है। ये क्या करेगा? ये पेनक्रियास के ऊपर काम करेगा और पेनक्रियास जो है वाटर और बाइकार्बोनेट आयंस को भी भेजेगी। आफ्टर दैट पेनक्रियाटिक जूस इज फ्लश्ड इनटू द डुडेनम, और फिर ये पूरा जो जूस बना हुआ है जिसके अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं, बाइकार्बोनेट आयंस मौजूद है, वाटर मौजूद है, ये सारा चला आ जाएगा इनटू द डुडेनम। लिखा हुआ है बाइकार्बोनेट आयन न्यूट्रलाइज एंड टर्न द एसिटिक काइम इनटू अल्कलाइन। इन बाइकार्बोनेट आयंस की वजह से क्या होगा कि जो काइम पहुंचा था स्टमक से जो कि एसिडिक था वो अल्कलाइन यानी कि बेसिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि स्टमक की पीएच एसिडिक होती है, लेकिन जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी पीएच अल्कलाइन होती है। अब यहाँ इस तस्वीर के अंदर आप इस पेनक्रियास को देख रहे हैं जिसकी जो शक्ल होती है वो एक टंग की जैसी यानी कि ज़ुबान की जैसी शक्ल होती है, और आप देख रहे हैं डुडेनम को भी, डुडेनम के साथ जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर है इसका नज़र आ रहा है आपको। उसके अलावा यहाँ पर इस पेनक्रियास के हिस्से को जो है बड़ा करके दिखाया हुआ जिसके अंदर आप एकिनर सेल्स देख रहे हैं, ब्लड कैपिलरीज देख रहे हैं, और अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स देख रहे हैं। अल्फा सेल ग्लूकेगॉन को रिलीज़ करेगा, बीटा सेल इंसुलिन को रिलीज़ करेगा, जो डेल्टा सेल है ये एक इनहिबिटर को रिलीज़ करेगा। और उसके अलावा एकिनर सेल्स को भी आप देख रहे हैं जो कि रिलीज़ करेंगे पेनक्रियाटिक जूसेस को, और फिर ये चली जाएगा एक ट्यूब के अंदर, और ये ट्यूब जो होगी ये ट्यूब फिर आगे चली जाएगी डुडेनम के अंदर। और आगे आप इनको देख रहे हैं इसकी डक्ट को सारा, यहाँ पर आप इसी ट्यूब को देख रहे हैं जो कि आ रही है। फिर आगे चल कर के ये ट्यूब जो है दूसरी ट्यूब के साथ भी जुड़ जाएगी। ये दूसरी ट्यूब यहाँ पर दिखाई हुई है, एक और ट्यूब। ये ट्यूब आ रही होती है गाल ब्लेडर से, जैसे यहाँ से इन्होंने दिखाया हुआ, जो कि बाइल को लेकर आ रही है। तो बाइल और ये पेनक्रियास पर साथ साथ दाखिल हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और जो रास्ता है जिसको यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है डुडेनल पेपिला, इस डुडेनल पेपिला के ज़रिए से ये तमाम मटेरियल जो है ये दाखिल हो जाता है डुडेनम के अंदर। अब हम आगे बात करें तो लिखा हुआ है बाइल के हवाले से और फिर पेनक्रियाटिक जूसेस के हवाले से भी, क्या लिखा हुआ है, बाइल इज़ अ येलोइश ग्रीन इन कलर एंड इट कंटेन वाटर साल्ट इन बाइल पिगमेंट्स। बाइल एक फ्लूइड की तरह से जो येलोइश ग्रीन कलर का होता है, इसके अंदर वाटर मौजूद है, साल्ट्स मौजूद है, और उसके अलावा कुछ पिगमेंट्स मौजूद हैं
जैसे लिखा हुआ है ब्राउनिश येलो जो पिगमेंट है उसके बाइलरुबिन कहेंगे, और ग्रीनिश जो पिगमेंट है उसे बाइलवर्डिन कहेंगे। और ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये हमारे पास बनते हैं जब हेमोग्लोबिन टूटता है, तो उसमें से ये पिगमेंट्स बन रहे होते हैं। आगे लिखा हुआ है इसके साल्ट्स के हवाले से, इट्स साल्ट्स सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट आर इन्वॉल्व इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इसके जो साल्ट्स हैं इनका काम होता है कि ये फैट को तोड़ते हैं। देयर इज़ नो एंजाइम इन द बाइल, बाइल के अंदर कोई एंजाइम वगैरह मौजूद नहीं होता। एंजाइम्स पेनक्रियाटिक जूसेस में होते हैं। द बाइल पिगमेंट्स हैव नथिंग टू डू विद द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, दे आर फॉर्म्ड एज एक्सेसरी प्रोडक्ट ऑफ द वाउन आउट आरबीसीज। बाइल पिगमेंट्स का तो डाइजेशन में कोई हिस्सा नहीं होता है। बाइल साल्ट्स का ज़रूर है, वो फैट को छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, फैट को फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ रहे हैं, और फैट का फैट ड्रॉपलेट में टूटना ये इमल्सिफिकेशन कहलवाता है। बाकी जो बाइल पिगमेंट्स हैं ये वेस्ट मैटर को कलर देने का काम कर रहे होते हैं। आगे इस पैराग्राफ के अंदर पेनक्रियाटिक जूसेस का जिक्र है, तो लिखा हुआ है द पेनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन बाय द एक्शन ऑफ एंटेरोकाइनेज एंजाइम सीक्रेटेड बाय द डुओडेनम। पेनक्रियाटिक जूस से एक एंजाइम आएगा जो इनएक्टिव एंजाइम होगा जिसका नाम है ट्रिप्सिनोजेन, और जब ये एंजाइम पहुंचेगा डुओडेनम के अंदर तो डुओडेनम में एक और एंजाइम मौजूद होगा जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज एंजाइम। इस इंट्रोकाइनेज के साथ ये जो एंजाइम होगा ट्रिप्सिनोजेन ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिप्सिन के अंदर। लिखा हुआ ट्रिप्सिन एक्ट्स ऑन द प्रोटीन एंड पेप्टोन्स टू ब्रेक देम इनटू शॉर्ट एंड पॉलीपेप्टाइड्स। पेप्टोन्स जो बने थे, जो पॉलीपेप्टाइड की चेन्स थी, उसे पॉलीपेप्टाइड की शॉर्ट चेन्स के अंदर वो कन्वर्ट कर देगा, यानी प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा। एनदर प्रोटोलाइटिक एंजाइम कीमोट्रिप्सिन इन द पेनक्रियाटिक जूस कन्वर्ट्स कैसिन इनटू शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड। एक और एंजाइम मौजूद होगा जिसका नाम है कीमोट्रिप्सिन, और ये कैसिन को जो है कन्वर्ट कर देगा छोटे से अमाइनो एसिड्स के अंदर। कैसिन जो है आपने पढ़ा था कैसिनोजिन से बनता है। आगे लिखा हुआ है द अदर एंजाइम द पेनक्रियाटिक अमाइलेज एक्ट्स अपॉन द स्टार्च इन ग्लाइकोजन टू ब्रेक देम इनटू अ माल्टोज। एक और एंजाइम है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, एक सिलाइवा में अमाइलेज था, एक दूसरा पेनक्रियाज में होता है। ये क्या करेगा, ये स्टार्च और ग्लाइकोजन यानी पॉलीसेकेराइड हैं बड़े मॉलिक्यूल्स शुगर के, उनको डाइसेकेराइड में यानी माल्टोस में कन्वर्ट कर देगा। फिर एक और एंजाइम का जिक्र है जैसे लिखा हुआ है लाइपेज ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस ब्रेक डाउन एमल्सिफाइड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। लाइपेज का काम ये होगा कि ये फैट ड्रॉपलेट्स को कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में। दिस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ द फैट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस तरह से फैट की डाइजेशन मुकम्मल हो जाएगी। आगे लिखा हुआ है डुओडेनम के कुछ और ग्लैंड्स के हवाले से, तो लिखा हुआ है द डुओडेनम कंटेन स्पेसिफिक बर्नर्स ग्लैंड विच प्रोड्यूस अ म्यूकस रिच अल्कलाइन सीक्रेशन कंटेनिंग बाइकार्बोनेट आयंस। तो डुओडेनम के अंदर कुछ स्पेशल ग्लैंड्स मौजूद हैं जिनको बर्नर्स ग्लैंड कहा गया है, और ये जो है एक सीक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं जो म्यूकस से भरी हुई होती है और अल्कलाइन नेचर की होती है, और इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस मौजूद होते हैं। इनका काम क्या होगा, लिखा हुआ है दीज सेक्रेट्स इन कॉम्बिनेशन विद बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पेनक्रियाज न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिड कंटेंड इन गैस्ट्रिक काइम। तो लिखा हुआ है कि पेनक्रियाज से जो बाइकार्बोनेट आयंस आ रहे थे और जो डुओडेनम के बाइकार्बोनेट आयंस हैं ये साथ मिलकर के ये एसिडिक काइम को जो है कन्वर्ट कर रहे होते हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन को फिर अल्कलाइन बनाने का काम कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी वही एसिड मौजूद रहता तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों को डैमेज कर देता जो स्टमक से आया हुआ था, तो इसलिए इसको अल्कलाइन करना ज़रूरी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जिजेनम के हवाले से, जो कि सेकंड हिस्सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसके हवाले से लिखा हुआ है द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द डुओडेनम पासेस इनटू द नेक्स्ट रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। द जिजेनम जो फूड पहुंचा है स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से में डुओडेनम से, वो अभी तक मुकम्मल डाइजेस्ट नहीं हुआ और फिर वो पहुंच जाएगा सेकेंड हिस्से के अंदर जिसको जिजेनम कहा हुआ है। इट इज़ द मिडल रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अबाउट 2.5 मीटर्स लॉन्ग। ये दूसरा हिस्सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का और उसकी लेंथ यहाँ पर बयान की गई है जो कि 2.5 मीटर्स तक होती है। द रीजन इज स्पेशलाइज्ड फॉर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। इसके अंदर डाइजेशन कंप्लीट होगी और उसके अलावा जो फूड मटेरियल होगा वो भी एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड बाय डिफरेंट एंजाइम सीक्रेटेड बाय जिजेनम। जिजेनम से कई सारे एंजाइम्स रिलीज होंगे जो कि डाइजेशन के प्रोसेस को मुकम्मल करेंगे। अब वो एंजाइम्स कौन से हैं, जैसे लिखा हुआ इट्स सीक्रेट्स माल्टेज, सक्रेज, लैक्टेज एंड पेप्टाइडेज टू डाइजेस्ट माल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज एंड स्मॉल पेप्टाइड्स।
इसमें से जो मुख्तलिफ एंजाइम्स आ रहे हैं जैसे माल्टेज, ये माल्टोज को डाइसेक्राइड को कन्वर्ट करेगा। सक्रेज ये सक्रोज को कन्वर्ट करेगा। लेक्टेज ये लेक्टोज को कन्वर्ट करेगा। और उसके बाद जो पेप्टाइडेज है इसे ये छोटे पॉलीपेप्टाइड्स को कन्वर्ट कर देगा अमाइनो एसिड्स के अंदर। याद रखिएगा ये माल्टोज हो गया, लेक्टोज हो गया, सक्रोज हो गया, ये डाइसेक्राइड्स हैं और फिर ये शुगर के छोटे से मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। आगे लिखा हुआ है न्यूक्लियोटाइड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू न्यूक्लियोसाइड्स बाय द न्यूक्लियोटाइडेज। एक और एंजाइम मौजूद होगा जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइडेज। ये हमारे फूड के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे उन्हें तोड़ने का काम कर रहा होगा और उन्हें तोड़ देगा न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर। फिर लिखा हुआ है आगे एक और चीज़ के बारे में, वो है सेल्यूलोज। तो लिखा हुआ है द सेल्यूलोज रिमेन अनडाइजेस्टेड हियर, और जो सेल्यूलोज है वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो सेल्यूलोज हमेशा याद रखिएगा वो अनडाइजेस्टेड रहता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कोई एंजाइम मौजूद नहीं होता जो सेल्यूलोज को तोड़े। लेकिन यही सेल्यूलोज जो दूसरे हर्बीवोर्स हैं उनके अंदर डाइजेस्टेड हो जाता है क्योंकि उनके अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का काम करता है। हमारे अंदर भी होता है तो हम भी ये जो है घास फूस खा रहे होते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये मौजूद नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो डाइजेशन का मरहला होता है वो कंप्लीट हो जाता है और फिर डाइजेशन के मरहले की कंप्लीट होने के बाद जो मरहला होता है वो होता है अब्जॉर्प्शन का। डाइजेशन हम किसको कहते हैं? जो बड़े से पार्टिकल्स हैं जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो सकते उन्हें तोड़ा जाए ऐसे पार्टिकल्स में जो कि एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो जो ऐसे मटेरियल्स जो अब एब्जॉर्ब हो सकते हैं उन्हें एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो एब्जॉर्ब करने का जो मरहला होता है, जैसे जैसे चीज़ें टूट रही होती है वो एब्जॉर्ब होती जाती हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन का पूरा मरहला इस स्मॉल इंटेस्टाइन में चलता रहता है जो कि शुरू होता है डुडेनम से, क्योंकि डुडेनम के अंदर ये छोटे से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें विलाय कहा जाता है। तो ये जो विलाय होते हैं इनके अंदर एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा होता है। ये विलाय पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में फैले होते हैं, ड्यूडेनम में भी होते हैं, जिजेनम के अंदर भी होते हैं, और उसके अलावा जो लास्ट पार्ट है इलियम उसके अंदर भी ये विलाय मौजूद होती है जो फिंगर लाइक हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन इनकी तादाद जो होती है वो डिफरेंट होती है। ड्यूडेनम के अंदर ये विलाय बहुत कम होते हैं, जिजेनम के अंदर थोड़े और ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा अमाउंट होती है उसकी वो होती है इलियम के अंदर। इलियम के अंदर डाइजेशन का अमल नहीं हो रहा होता, सिर्फ एब्जॉर्प्शन का अमल हो रहा होता है। लेकिन जो जुजेनम है और जो डुडेनम है उन दोनों में डाइजेशन का अमल हो रहा होता है। तो जो चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं मुकम्मल तौर पर वो एब्जॉर्ब भी की जाती है साथ साथ। और जिजेनम के अंदर क्योंकि सारा फूड डाइजेस्ट हो चुका होता है तो फिर वो भी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो एब्जॉर्ब नहीं हो चुका वो होता है इस लास्ट हिस्से में जिसको इलियम कह रहे हैं, जहाँ पर ये डाइजेशन के बाद जहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन का काम जो है हो रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट इलियम का जिक्र करें तो लिखा हुआ है दिस इज़ द लास्ट रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ अबाउट 3.6 मीटर्स इन लेंथ। तो इसकी जो लंबाई है वो 3.6 मीटर्स यहाँ पर मौजूद है। और आगे इसके फंक्शन का जिक्र है तो लिखा हुआ है द फंक्शन ऑफ इलियम इज़ मेनली टू एब्जॉर्ब विटामिन B12, बाइल साल्ट्स एंड एनी प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन दैट वर नॉट एब्जॉर्ब बाय द जिजेनम। तो इसका काम है उन चीज़ों को डाइजेस्ट करना जो जिजेनम से डाइजेस्ट ना हो सकी थी। और उसके अलावा इसके अंदर विटामिन B12 जो है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही होती है। विटामिन बी का वैसे बहुत बड़ा ग्रुप होता है जिसमें B1, B2, B3, B6 इस तरह से बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं, लेकिन इसका काम यहाँ पर B12 को एब्जॉर्ब करने का बताया हुआ है। उसके अलावा बाइल साल्ट्स ये भी जो है यहाँ से एब्जॉर्ब होती हैं। अब एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा ऑर्गेनेल, कौन सा पार्ट इसके अंदर मौजूद है तो लिखा हुआ है इंटरनली द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ रिंकल्ड आर फोर्स कार्ड प्ले की सर्कुलर्स फ्रॉम विच ईच ऑफ दिस फोर्स अराइज न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाय। अब इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ देखेंगे हमें कई सारे रिंकल्स नजर आएंगे जिन्हें प्ले की सर्कुलर्स कहा जाता है। और फिर उसके अंदर कई सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो विलाय कहलाते हैं। और ये विलाय आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक है तो इसे विलस कहा जाएगा, अगर इसे ज़्यादातर फोर्स हो तो उन्हें विलाय कहा जाएगा। इस तस्वीर के अंदर आप स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद फोर्स को देख सकते हैं, इनका नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और भी इन फोर्स के अंदर आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं जिनको विलाय कहा गया है। और बाकी ये जो लिखा हुआ है सभी म्यूकोसा और मस्कुलर लेयर, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदरूनी लेयर्स जो हैं वो बताई गई हैं। और सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी वो होगी सेरोसा, आउटर कवरिंग जो होगी। तो ये जो है एक हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है।
तो आगे लिखा हुआ है द इंडिविजुअल इपिथेलियल सेल्स ऑफ ईच विलस मेम्ब्रेन हैव माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस माइक्रोविलाई। इस विलाय की जो आउटर लेयर है जो सेल्स की बनी हुई है वो है इपिथेलियल सेल्स, और इसके अंदर इपिथेलियल सेल्स के अंदर जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिन्हें माइक्रोविलाई कहा हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोविलाई को दिखाया हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है ड्यू टू विलाई द इलियम हैज़ एन एक्सट्रीमली लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो इस विलाई की वजह से, बहुत ज़्यादा विलाई होने की वजह से बहुत ज़्यादा तौर पर मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये विलाई किस तरह से काम करती है, इनका काम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बयान किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।